हेलो गाइस, हम लोग मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 3 में जा पहुंचे हैं और जो हमारे लाइव लेक्चर्स होंगे वो 2 दिन के गैप पर होंगे, क्योंकि 2 दिन के गैप पर इसलिए कि आपको भी टाइम मिल जाएगा और मुझे भी बहुत सारे काम रहते हैं, तो उससे मैं जैसे ही फ्री होता हूँ मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। चलिए आज के सेशन में वेलकम करता हूँ मैं आप सबका, ये करियर क्लासेस का फाउंडर सिद्धार्थ। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए आगे चलते हैं और मैं एक पीडीएफ शेयर कर देता हूँ। और उससे पहले हैप्पी वुमेन्स डे। जितनी भी हमारी जो इंडियन सिविलाइजेशन की जान जिसे कहा जाता है, उसे विमेन्स के नाम से जाना जाता है। तो विश यू ऑल हैप्पी इंटरनेशनल विमेन्स डे। चलिए, जहाँ तक मैं कल पहुंचा था मुझे याद है कि मैं पढ़ा रहा था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन के बारे में। इसमें वो ऑब्जेक्टिव लिखे थे जिसके हिसाब से हमारे नए देश को गवर्न किया जाएगा। फंडामेंटल फिलोसफी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर का एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन होगा। इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को मॉडिफाई करके प्रियम्बल बना दिया गया। और कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली कह रही थी कि इंडिया का एक इंडिपेंडेंट नेशन बनाना जाना चाहिए, जो कि सोवरेन रिपब्लिक और इंडिपेंडेंट होगा। सोवरेन का मतलब फॉरेन पावर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। रिपब्लिक का मतलब हेड ऑफ द स्टेट को इलेक्ट किया जाएगा। और ये भी बोला गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है, संविधान सभा जो है, इंडिया के फ्यूचर गवर्नेंस के लिए अपना संविधान बनाएगी। और जो सेकंड पॉइंट था मैं उसको ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं कर पाया था, चलिए आज डिस्क्राइब कर लेते हैं। अब ये था कि अभी जो टेरिटरीज थी ब्रिटिश इंडिया में, फिर आगे जो टेरिटरीज इंडियन स्टेट्स का पार्ट बनाएंगी, ऐसी कोई टेरिटरी जो इंडिया में किसी इंडिया के बाहर है, आउटसाइड कंट्रीज से जो लेता है, मतलब या तो इंडिया में या तो आउटसाइड इंडिया है, या कोई स्टेट है जो बाहर का है इंडिया से मिलना चाहता है, तो वो इंडिपेंडेंट सोवरेन में मिल सकता है। और वो जो इंडिया बनेगा वो यूनियन होगा, यानी सबको जोड़ के यूनियन बनाना चाहते थे। क्योंकि दिसंबर 1946 तक, ये दिसंबर 1946 चल रहा था उस समय। और पार्टीशन भी अभी भी नहीं हुआ था, पार्टीशन तो बाद में जाके 1947 के करीब हुआ। तो अभी कुछ पता नहीं था कि इंडियन नेशनल कांग्रेस को कि कितनी टेरिटरी होंगी कितनी नहीं होंगी, सब यूनियन बनाने के लिए हो रहा था। चलिए आगे चलते हैं। और आज का सेशन का सबसे ट्रिकी पॉइंट से शुरुआत मैं करूंगा। आज के सेशन का सबसे ट्रिकी पॉइंट यही है। पॉइंट नंबर 3 है आपका, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और थोड़ी इनकी भाषा कुछ अलग लिखी गई है, लेकिन मैं आपको हिंदी में समझा देता हूँ। अभी जितनी भी हमारे पास टेरिटरी हैं, अब तो सोवरेन यूनिटी की बात हो गई थी कि भाई जितने बाहर वाले हैं वो आके मिल सकते हैं, जो बाहर का स्टेट है वो भी आके मिल सकता है सोवरेन इंडिया में। तो अब देख लेते हैं थर्ड पॉइंट में क्या है। अभी जितनी भी हमारे पास टेरिटरी है, उस टेरिटरी की हमारे पास जो भी बाउंड्री है, ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रॉपर डिबेट्स होंगी, प्रॉपर बहस होंगी। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट के बाद जिस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि इन बाउंड्रीज को हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, किस हिसाब से हम लोग उस बाउंड्री को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। और ये ऑर्गेनाइज करने के बाद जो यूनिट बनेंगी, जो स्टेट बनेंगे इंडिया में, जो प्रोविंसेस बनेंगे, वो अपने आप में ऑटोनोमस यूनिट्स होंगी। एक बार और बता देता हूँ। अभी जितनी भी हमारे पास टेरिटरी है प्रेजेंट में, उस टेरिटरी की हमारे पास जो भी बाउंड्री है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में प्रॉपर डिबेट्स होंगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के डिबेट के बाद जिस हिसाब से डिसाइड किया जाएगा कि इन बाउंड्रीज को हम लोग रीऑर्गेनाइज कर सकते हैं। रीऑर्गेनाइज करने के बाद जो यूनिट्स बनेंगी, जो स्टेट्स बनेंगे, जो इंडिया में जो प्रोविंसेस बनेंगी, अपने आप में ऑटोनोमस यूनिट्स होंगी। ऑटोनोमस यूनिट्स कहने का मतलब है कि उनको राज करने के लिए प्रॉपर पावर दी जाएगी। और ये पावर इस अकॉर्डिंग होगी कि ये राज करते वक्त यूनियन की पावर या सेंटर के किसी भी पावर के साथ इंटरफेरेंस नहीं करेंगी। ये पावर इस अकॉर्डिंग होगी ताकि ये राज करते वक्त, यानी राज करते टाइम, यूनियन की जो पावर है सेंटर के पावर के साथ इंटरफेरेंस नहीं करेंगे, यानी यूनियन वर्सेस सेंटर नहीं होगा। सब मिला जुला के यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ आपको कि कुल मिला जुला के यही कहा जा रहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट होने के बाद इंडिया की जो बाउंड्री टेरिटोरियल स्केप था, उसके रिकॉग्नाइजेशन पर डिसाइड किया जाएगा कि री रीऑर्गेनाइजेशन के बाद छोटी छोटी यूनिट्स बनेंगी, उसको ऑटोनोमस होने का हक दिया जाएगा, अपने हिसाब से लॉ एंड ऑर्डर बना सकती हैं। यही तो मतलब था कि सेंट्रल वर्सेस यूनियन नहीं होगा, वो अपने
राज करने का पावर दिया जाएगा और वो अपने लॉ ऑर्डर खुद बना सकती है, काम कर सकती है, संविधान की परिभाषा के अंदर काम कर सकती है और वो कुछ इस तरह के काम करने की कोशिश करेगी जैसे यूनियन के पावर के साथ सेंट्रल के पावर का कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा। तो चलिए फोर्थ नंबर पॉइंट पे चलते हैं। जितना भी हमारे संविधान के अंदर पावर है ना, जितना भी हमारे संविधान के अंदर पावर है दोस्तों, जो भी स्टेट की पावर होगी, इंडिपेंडेंट इंडिया की पावर होगी, स्वतंत्र भारत की पावर होगी, जो अलग अलग एजेंसीज होंगी उनकी पावर होंगी जो डिराइव होती हैं पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों से डिराइव होती है। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, जितने भी हमारे संविधान के अंदर पावर है, जितने भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर है, जो भी स्टेट की पावर होगी, इंडिपेंडेंट इंडिया की पावर होगी, जो स्वतंत्र भारत की पावर होगी, जो अलग अलग एजेंसीज की पावर होंगी, उनकी पावर किससे डिराइव होंगी? पीपल ऑफ इंडिया से, भारत के लोगों से डिराइव होगी। ये साफ साफ पॉइंट में दिया हुआ है आपके एम लक्ष्मीकांत में। मैं जब पढ़ाता हूँ तो एम लक्ष्मीकांत लेके बैठा कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। जस्टिस दिया जाएगा भाई, पांचवा पॉइंट में चलते हैं। जस्टिस दिया जाएगा, न्याय दिया जाएगा, सोशल इकोनॉमी को, पॉलिटिकल को, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस ऑफ अपॉर्चुनिटी जो है, ये सब चीजें प्रियम्बल में भी लिखा हुआ है दोस्तों। कुछ ऐसे वर्ड्स भी हैं जो कि प्रियम्बल में नहीं है, बट फिर भी कहा गया कि फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन, एक्शन, सब्जेक्ट टू लॉ, पब्लिक मोरालिटी, सब है आपके प्रियम्बल में। चलिए, अब वैसे तो आपके एम लक्ष्मीकांत में प्रियम्बल की कोई पिक्चर नहीं है, लेकिन फिर भी मैं शो कर देता हूँ। ये देखिए, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnity resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic public, मेरी वर्ड्स को ध्यान से सुनिएगा, एंड टू सिक्योर टू ऑल इट्स सिटीजन जस्टिस, मैंने अभी बताया, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, लिबर्टी ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन बताया, बिलीफ, फेथ एंड वर्कशिप, और इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, ये भी बताया मैंने। ये सब आपके प्रियम्बल। एंड टू प्रमोट देम ऑल, fraternity assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation, ये सारे वर्ड्स मैंने बता दिया। इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26 डे ऑफ नवंबर 1949, ये भी देख लो कि हमारे प्रियम्बल में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के प्रियम्बल में डेट भी मेंशन है, 26 ऑफ नवंबर 1949, डू हियर बाई एडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवरसेल्व्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो हिंदी मीडियम वाले हैं उनके लिए बता देता हूँ। हम भारत के लोग, भारत के एक संपूर्ण प्रभुत्व, संपन्न समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनसे समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी, यहाँ पे लिखा हुआ है, को एतद द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मसमर्पित करते हैं। ये जो हमारा जो प्रियम्बल बना हुआ है, काफी शानदार बना हुआ है, लाजवाब जिसको बोलते हैं। मैंने ये इसलिए बता दिया ताकि आपको वर्ड्स क्लियर हो जाए कि हमारे प्रियम्बल में क्या दी हुई है। वैसे तो एम लक्ष्मीकांत में आपके प्रियम्बल की कोई वर्ड, मतलब कोई प्रियम्बल की पिक नहीं दी हुई है, आई थिंक। अब चलते हैं छठे पॉइंट में कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन की बात आती है। जितनी दबी कुचली कम्युनिटी थी उनको हम मदद करेंगे भाई, उनको नीचे नहीं दबने देंगे और माइनॉरिटीज को ऊपर आने का मौका देंगे। बैकवर्ड ट्राइबल एरियाज के लोगों को ऊपर आने का मौका दिया जाएगा, डिप्रेस्ड क्लासेस के लोगों को ऊपर आने का मौका दिया जाएगा। ये जो कम्युनिटीज हैं, सालों से दबी कुचली हुई हैं, इनको और दबने नहीं दिया जाएगा, इनके स्तर को उठाया जाएगा, इनको ऊपर आने का मौका दिया जाएगा, ताकि ये भी अपना जो कार्य है
जो हमारे स्वतंत्र भारत के इनका जो योगदान है वो ऊंचा रहे, तो दबी कुची कुचली होने की बात ना रहे। सातवें पॉइंट में आते हैं हम। हमारा जो जमीन है, हमारी जो हवा है, हमारा जो समुद्र है, सब पे हमारा राज होगा। हमारी खुद की इंटीग्रिटी होगी, खुद का स्टेटस होगा, हमारी खुद की सोवरेनिटी होगी। कोई भी वैलेट नहीं कर सकता। लॉ ऑफ सिविलाइज्ड नेशन, जो भी सिविलाइज्ड नेशन रहे हैं, डेमोक्रेटिक नेशन रहे हैं, उनको लॉ के हिसाब से लोग राज करेंगे। ठीक है। ये जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा गया था ना दोस्त, इनको अन अननिमसली अडॉप्ट किया गया। अनएनिमसली अडॉप्ट किया गया। एन एनिमसली का मतलब होता है कि किसी ने भी इसके अगेंस्ट कोई पॉइंट नहीं उठाया। एक ने बोल दिया हाँ तो हाँ तो हाँ, किसी ने पॉइंट नहीं उठाया। जनवरी 1922 का समय है, 1947 का समय है, जनवरी 22 1947 का समय आया। इस सब को अडॉप्ट कर लिया गया जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन था। इस रेजोल्यूशन के हिसाब से हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को शेप दिया जाएगा। रेजोल्यूशन को मॉडिफाई करके आगे हमारा प्रियम्बल लिखा गया। इसी रेजोल्यूशन को मॉडिफाई किया गया और थोड़ा सा चेंज किया गया और इसमें एडिट किया गया और हमारा पूरी प्रियम्बल लिखा गया। चलिए आगे चलते हैं। चेंजेस बाय द इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का समय आ गया था। उनको माउंटबेटन प्लान भी बोल सकते हो आप। सबको पता चल गया था कि पार्टीशन होने वाला है भाई, इंडिया पाकिस्तान बंटने वाले हैं। इंडिपेंडेंस एक्ट आ गया। इंडिपेंडेंस एक्ट में बोला गया था कि पाकिस्तान अलग होगा, इंडिया अलग होगा। बाकी जो स्टेट्स हैं वो भी आ सकते हैं। इंडिया के साथ आना है तो इंडिया के साथ आ जाओ, पाकिस्तान के साथ आना है तो पाकिस्तान के साथ मिल जाओ। धीरे धीरे करके वो प्रिंसली स्टेट को पहले, जो प्रिंसली स्टेट थे, जो पहले आकर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ज्वाइन नहीं किए थे, बताया था ना, किसी ने आया ही नहीं था, रिप्रेजेंटेटिव भेजा ही नहीं था उसके राजा ने। तो जो ज्वाइन नहीं किए थे अब आके कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन करने लगे धीरे धीरे। माउंटबेटन प्लान को 3 जून 1947 को इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने एक्सेप्ट किया। ये तय हो चुका था कि देश का विभाजन होगा धर्म के आधार पे, धर्म के आधार पर। तो जो डोमिनियंस थे, जो प्रिंसली स्टेट जाके मुस्लिम लीग से मिलना चाहते थे, पाकिस्तान में मिलना चाहते थे, वो वहां जा सकते हैं। जो इंडिया में मिलना चाहते हैं वो यहाँ आ सकते हैं भाई। जिसको जहां मन वहां जाओ। तो इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 में 3 मेन चेंजेस किए गए इन द पोजीशन ऑफ असेंबली। अब जब से ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू ये चेंजेस किए जाएंगे, उस समय जो मुस्लिम लीग के मेंबर थे ना, जो पाकिस्तान की डिमांड कर रहे थे, तो वो एक बार के लिए इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठने का मौका दिया जाएगा उनको। एक बार फिर से बता दे रहा हूँ कि अब ये इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के थ्रू ये चेंजेस किए जाएंगे। जो पोजीशन ऑफ द असेंबली है, उस समय जो मुस्लिम लीग के मेंबर जो थे ना, जो पाकिस्तान और की डिमांड कर रहे थे, वो एक बार उनको एक मौका दिया जाएगा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बैठने का। क्यों बैठेंगे, क्यों मौका देंगे हम? क्योंकि उनकी जो डिमांड थी ना पार्टीशन की, वो पूरी हो चुकी थी। उनका पता था कि देश आजाद हो चुका है और हमारा पाकिस्तान मिल चुका है। पहला चेंज क्या, मैंने बताया कि 3 चेंजेस होने थे, तो पहला चेंज क्या हुआ? पहला चेंज ये हुआ कि असेंबली टू बी फुली सोवरेन बॉडी। ठीक है। ये था कि ये वो असेंबली बनेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, जो भारत का संविधान बनाएगी। और ऑब्वियस सी बात है कि उस भारत में पाकिस्तान नहीं होगा, पाकिस्तान वाला इलाका अलग हो जाएगा और ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली भारत का संविधान बनाएंगी, कंप्लीट सोवरेन बॉडी की तरह काम करेंगी। लेकिन पाकिस्तान उसका हिस्सा नहीं होगा। इसमें किसी भी एक्सटर्नल बॉडी का इंटरफेरेंस नहीं होगा, क्योंकि अब 1946 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनी थी। उस समय उस पर भारत आजाद नहीं हुआ था। भारत तो 1947 में आजाद हुआ है। जैसे ही ब्रिटेन ने कहा कि 20 फरवरी 1947 में, क्लीमेंट एटली ने डिक्लेयर कर दिया था कि 30 जून 1948 तक इंडिया से बाहर निकल जाएंगे भाई, माउंटबेटन प्लान आ गया था। उसके बाद सीधा सीधा असेंबली को सोवरेन बॉडी डिक्लेयर कर दिया गया। फॉर्मली सोवरेन क्या था? फॉर्मली सोवरेन इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। फॉर्मली सोवरेन कहा जाता है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को। और अब ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ब्रिटेन से रिलेटेड किसी भी लॉ को रद्द मान सकता था इंडियन टेरिटरी में। अब बात आती है दूसरी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली टू ए लेजिस्लेटिव ऑल्सो। फिर क्या कहना था? फिर क्या कहा गया कि यही कहा गया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वे ओरिजिनली बनाई
बनाई किस लिए गई थी? जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो किस लिए बनाई गई थी? ताकि भारत के संविधान को बना सके, ताकि लेकिन अब ये कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली एक लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह भी काम करेंगी। इसके दो अलग अलग फंक्शन होंगे। संविधान पहला फंक्शन होगा कि संविधान बनाएंगी और दूसरा फंक्शन होगा कि ऑर्डनरी लॉ भी बनाएंगी, जिन लॉ के हिसाब से कंट्री को चलाया जाएगा। और इन दो टास्क को करने के लिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग अलग दिन पर मिलेगी। यानी संविधान वाला काम अलग दिन, ऑर्डिनरी लॉज बनाने वाला काम अलग दिन। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के चेयरमैन कौन थे? तो राजेंद्र प्रसाद थे उस टाइम में। ऑर्डिनरी लॉ के चेयरमैन कौन थे? जीवी मावलंकर थे। पहली बार 17 नवंबर 1947 ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये डोमिनियन लेजिस्लेचर के तरह मिलेगी और उसी दिन जीवी मावलंकर को स्पीकर या चेयरमैन चुना गया। याद कीजिए, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली 26 नवंबर 1949 तक काम करती रहेगी। फिर 26 नवंबर 1949 के बाद फिर 1950 आ गया, फिर पूरी तरह से इनेक्ट और फिर लागू ना हो गया। जबकि हमारा गणतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1950 है, लेकिन 26 नवंबर 1949 तक साइन हो गए थे। मतलब 26 नवंबर 1949 को साइन हो गए थे। प्रियम्बल में डेट मेंशन है भाई, देख लो, 26 नवंबर 1949। मुस्लिम लीग, अब तीसरी क्या रिक्वायरमेंट थी? 2 पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया। तीसरी पॉइंट क्या थी कि मुस्लिम लीग के जो मेंबर थे, मुस्लिम लीग मेंबर मेड ए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। वो इलाके जो पाकिस्तान में इंक्लूड हो गए थे, वेस्ट पंजाब थे, ईस्ट बंगाल, नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंस, एनडब्ल्यूएफपी। एनडब्ल्यूएफपी के लीडर थे अब्दुल गफार खान। सिंध था, बलूचिस्तान था, असम का एक डिस्ट्रिक्ट सिलहेट था। तो पाकिस्तान के लिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई। इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अलग, पाकिस्तान की अलग। टोटल मेंबरशिप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी 389, पहले भी बता चुके हैं। पाकिस्तान की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जब अलग होंगी तो 90 सीट हटा दिया जाएगा। अब पाकिस्तान अलग हुई तो उसकी सीटें भी तो हटा दी जाएंगी। 389 में से 90 हटाइएगा तो 299 बच जाएंगी। तो जो पाकिस्तान पहले जो ब्रिटिश इंडिया को पहले 296 मिला था वो 229 हो जाएंगी, और जो प्रिंसली स्टेट को 93 थी ना वो 70 हो जाएंगी। ठीक है, पहले 296 थी तो वो 229 हो जाएंगी, प्रिंसली स्टेट में 93 थी तो वो 70 हो जाएंगी। अब अदर फंक्शंस कुछ किए गए। हम कॉमनवेल्थ के मेंबर बने रहेंगे। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने मई 1949 को डिसाइड कर दिया कि हम कॉमनवेल्थ के मेंबर बने रहेंगे। और कॉमनवेल्थ के हेड कौन थे? तो ब्रिटिश के राजा थे। इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने 22 जुलाई 1947 को अडॉप्ट किया हमारा नेशनल फ्लैग। नेशनल फ्लैग कब अडॉप्ट किया गया? तो 22 जुलाई 1947 को। नेशनल एंथम को कब अडॉप्ट किया गया? 24 जनवरी 1950 को। नेशनल सॉन्ग को कब अडॉप्ट किया गया? 24 जनवरी 1950 को। हमारे देश के पहले प्रेसिडेंट कौन बने हैं और कब बने? तो 24 जनवरी 1950 50 को पहले प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने राजेंद्र प्रसाद को इलेक्ट किया। इस संविधान को बनाने में हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कितना समय लगा? 2 साल, 11 महीने और 18 दिन का समय लगा। टोटल खर्चा कितना है? 64 लाख रुपए का। और 24 जनवरी 1950 जिस दिन राजेंद्र प्रसाद की प्रेसिडेंट चुना गया ना, तो उस दिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का फाइनल सेशन था। उसके बाद आप ये भी कह सकते हो कि प्रोविंशियल पार्लियामेंट की तरह काम किया गया। 26 जनवरी 1950 के बाद भी इसने प्रोविजनल पार्लियामेंट की तरह काम किया, जब तक नई पार्लियामेंट बनने की। नई पार्लियामेंट बनी कब? नई पार्लियामेंट का चक्कर क्या था? तो यही था कि चुनाव हुए और पहली इलेक्टेड पार्लियामेंट बनी मई 1952 में। मई 1952 में पहली पार्लियामेंट बनी। और मई 1952 तक कुछ तो होना चाहिए था ना राज करने के लिए। तो मई 1952 के पहले मैंने बताया कि प्रोविंशियल पार्लियामेंट चल रहा था, और 17 अप्रैल 1952 तक ये प्रोविंशियल पार्लियामेंट चला। 17 अप्रैल 1952 के बाद समय आ गया मई 1952। तो मई 1952 में ये आपका नई पार्लियामेंट हो गया। 24 जनवरी 1950 से लेकर 17 अप्रैल 1952 तक प्रोविंशियल थी, और न्यू पार्लियामेंट बनी 1952 में। अप्रैल के बाद मई।
और कमिटीज ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, अब ऐसे तो बहुत सारी कमिटीज मेंशन की गई है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट कमिटीज उसका नाम जान लेते हैं और उसके काम को जान लेते हैं, और ज़्यादा वो सब बातें आप बस रीडिंग कर लेना, मुझे नहीं लगता है कि वो सब क्वेश्चंस कभी पूछे जाएंगे। जब संविधान बन रहा था तो संविधान बनाने के समय अलग अलग टास्क थे, इन अलग अलग टास्क को करने के लिए अलग अलग कमिटीज बनाई गई थी। यूनियन पावर्स कमेटी, जवाहरलाल नेहरू थे इनके चेयरमैन। यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के चेयरमैन थे हमारे सरदार पटेल जी। ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर। आगे चलते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी जिसने हमारे संविधान को बनाया, उस उसको 29 अगस्त 1947 को सेटअप किया गया। तो उसमें काम कौन कौन कर रहा था? चेयरमैन मैंने बताया बी आर अम्बेडकर थे। और उसमें जितने भी मेंबर्स थे उनका नाम बता देता हूँ। एन गोपाल स्वामी अयंगर थे, अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर थे, डॉक्टर के एम मुंशी जी थे, सैयद मोहम्मद सादुल्ला थे, एन माधवा राव थे, जिन्होंने बी एल मित्तर को रिप्लेस किया था क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई थी। टीटी कृष्णमाचारी थे, उन्होंने डीपी खैतान जी को रिप्लेस किया था जिनकी मृत्यु हो गई थी 1948 में। ड्राफ्टिंग कमेटी ने अलग अलग कमिटीज की प्रपोजल को लिया, पहली ड्राफ्ट बनाया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का। अब क्या था कि ड्राफ्टिंग कमेटी का काम ही था कि नए नए प्रपोजल्स लिया, उसने पहला ड्राफ्ट बनाया कॉन्स्टिट्यूशन ने। और पब्लिश कब किया पहले ड्राफ्ट को? फरवरी 1948 में। काफी बहस हुई, लोगों के सामने रखा गया, लोगों ने से सुझाव मांगे गए कि अमेंडमेंट्स मांगे गए, लोगों ने सुझाव दिए जो पढ़े लिखे थे, उनके बेसिस पे दूसरा ड्राफ्ट भी बना। उनको पब्लिश किया गया अक्टूबर 1948 में। और ड्राफ्टिंग कमेटी 141 दिन तक काम चला उसका। पहला पब्लिश हुआ था फरवरी 1948 में, दूसरा पब्लिश हुआ था अक्टूबर 1948 में। मैं एक प्रोफेशनल की तरह नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं बस पॉइंट को डिलिबरेट कर रहा हूँ। हर एक पॉइंट को डिलिबरेट कर रहा हूँ, जो किताब में मेंशन नहीं है वो भी बता रहा हूँ। इनेक्टमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पे चलते हैं। इनेक्टमेंट का मतलब होता है लागू करना। इसमें तीन बातों को पढ़ना है: फर्स्ट रीडिंग, सेकंड रीडिंग और थर्ड रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फर्स्ट रीडिंग पहले तो बता देते हैं कि फर्स्ट रीडिंग हुई थी आपकी 4 नवंबर, 4 नवंबर से 9 नवंबर तक। दूसरी रीडिंग हुई थी 17 अक्टूबर 1949 से स्टार्ट हुई थी, मतलब 15 नवंबर 1948 को, और 17 अक्टूबर 1949 को खत्म हो गई थी। काफी लंबा समय था। तो पहला बता देते हैं फर्स्ट रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में हुआ क्या। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी वो इन्वॉल्व थी। जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड थे बी आर अम्बेडकर। बी आर अम्बेडकर ने ड्राफ्ट बनाया, उससे उसमें बोला गया कि फाइनल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, उसको नाम ही दे दिया गया फर्स्ट रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को, फाइनल ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। और हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इंट्रोड्यूस किया गया 4 नवंबर 1948 को। लेकिन ये जो फर्स्ट रीडिंग का जो टाइम था ना, वो 5 दिन का सेशन था, 4 नवंबर से लेकर 9 नवंबर तक इसमें बातचीत होती रही। यानी 4 नवंबर 1948 से लेके 9 नवंबर 1948 तक बातें होती रही। सेकंड में चलते हैं। सेकंड रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही खतरनाक, बहुत ही अच्छा और बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो बना था वही हुआ। फर्स्ट और थर्ड का तो पता नहीं, लेकिन सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लोज बाय क्लोज कंसिडरेशन मीन्स एक एक आर्टिकल पर बहस हो रही थी। रीजन थी कि जो हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसमें लॉयर बहुत थे, पढ़े लिखे सब लोग थे, सब लोग अपने आप को वकील ही मानते थे। सेकंड रीडिंग 15 नवंबर 1948 को, और खत्म कब हुई थी? 17 अक्टूबर 1949 को। लगभग साल भर का समय इसने खींच लिया, और 1948 1949 तक खींचा इसने। खास बात यह है कि सेकेंड रीडिंग शुरू होगी 15 नवंबर 1948 को, लेकिन खत्म होगी 17 अक्टूबर 1949 को, क्योंकि बहुत जबरदस्त रीडिंग चल रही थी। इतना बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन है, एक एक क्लॉज को डिस्कस कर रहे हैं, टाइम तो लगेगा ही लगेगा। बहुत सारे अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए, कुछ डिस्कस हुए, कुछ माने भी गए, कुछ ड्राफ्ट जो कि आगे चल के थर्ड में इंट्रोड्यूस कर दिए गए। कुछ डिस्कस हुए, कुछ माने भी गए ड्राफ्ट में, बाकी जो थे यानी थर्ड रीडिंग में इंट्रोड्यूस कर दिए गए। ये जो फर्स्ट
रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थी, सेकंड रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन थी, थर्ड रीडिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो रही थी ना, उसमें चेंजेस प्रपोज किए गए थे। जैसे जैसे वोटिंग पड़ी थी उस हिसाब से चेंजेस लाई जा रही थी। देखो, तो मैंने बताया कि कुछ डिस्कस हुए, कुछ प्रपोजल्स थे, कुछ डिस्कस हुए, कुछ माने गए। तो उसमें क्या था कि अमेंडमेंट्स कितने थे, 7653, यानी 7653 प्रपोजल्स थे। उनमें एक्चुअली डिस्कस कितने को किया गया, 2473 यानी 2473 को डिस्कस किया गया। प्रपोजल्स थे 7653, लेकिन एक्चुअली डिस्कस किया गया 2473 को। और थर्ड रीडिंग के बारे में बात कर लेते हैं। मेन काम सेकंड रीडिंग में पूरा हो चुका था दोस्त। शुरू होगी 14 नवंबर 1949 को थर्ड रीडिंग, और 14 नवंबर 1949 को स्टार्ट होगी। और फाइनली जो ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन है उसके ऊपर सब लोग 26 नवंबर 1949 को साइन करेंगे। आपको पता है कि 26 नवंबर 1949 को साइन हो चुका था। प्रियम्बल में डेट मेंशन है। जिस समय ड्राफ्ट पर साइन हो रहे थे उस समय पर मेंबर्स जो थे, मेंबर्स ऑफ द असेंबली थे लगभग 299। मैंने बताया था 299 थे, 389 में से 90 पहले ही घट चुके थे। तो 299 जो बचे थे हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, जिसमें से 284 प्रेजेंट थे, और 284 ने कॉन्स्टिट्यूशन पर साइन किया। जब साइन की प्रक्रिया चल रही थी तो पानी बरस रहा था, और इस पानी बरसने वाली प्रक्रिया को, साइन की प्रक्रिया के टाइम जब पानी बरस रही थी तो इसको अच्छा इंडिकेशन बनाया गया। और वाकई में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है बहुत अच्छा बना हुआ है, एग्जाम्पल है डेमोक्रेसी, लोकतांत्रिक जो है वो बहुत अच्छा संविधान बना हुआ है। हमारे देश में हर तबके को किसी न किसी कार्य में आगे बढ़ने का मौका दे रहा है। इससे अच्छा क्या हो सकता है। ये 26 नवंबर 1949 को क्या लिखा गया, एक लाइन लिखा हुआ है ब्लैक कलर में, और बोल्ड में लिखा हुआ है बुक में। उसमें 395 आर्टिकल्स और 8 शेड्यूल्स तो थे ही। ये जो डेट है ना, जिस दिन भारत के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा दिए गए संविधान को अडॉप्ट किया था, इनेक्ट किया था, लागू किया था और अपने आप को दे दिया, 26 नवंबर 1949 के बारे में लिखा हुआ है। ये वो डेट है जिस दिन भारत के लोगों ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा दिए गए संविधान को अडॉप्ट किया, इनेक्ट किया, लागू किया और अपने आप को दे दिया। प्रिएम्बल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के इम्प्लीमेंटेशन करने के बाद इनेक्ट भी कर दिया गया, लेकिन ये पढ़ना है बाद में। बी आर अम्बेडकर के बारे में कुछ जान लेते हैं। बी आर अम्बेडकर उस समय के लॉ मिनिस्टर थे, काफी अच्छे इंसान थे। उन्होंने असेंबली में पूछे जाने वाले सवालों का बहुत डिटेल में आंसर दिया। उनके आर्गुमेंट्स लॉजिकल हुआ करते थे, और वो जो आर्गुमेंट्स के थ्रू बहुत सारे लोगों को कन्विंस भी कर दिया करते थे। यहाँ पे कन्विंस का मतलब बुद्धू बनाना नहीं, बात को मनवाना है। इसलिए उनको कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट भी माना जाता है, ब्रिलियंट राइटर भी थे। और ये तो आपको पता ही है कि शेड्यूल कास्ट के लीडर भी थे। उन्हें कहा जाता है कि चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से कुछ भी जुड़े है तो आंख बंद करके बी आर अम्बेडकर पे मारते जाओ। उनको मॉडर्न मनु भी कहा बोला जाता है, हालांकि मनु में जो भी बोला गया मनुस्मृति में, उनको उनके खिलाफ थे हमेशा बी आर अम्बेडकर। प्रियम्बल में 395 आर्टिकल और 8 शेड्यूल थे, लेकिन आज प्रेजेंट में 370 आर्टिकल हो गए हैं। और इन्फोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में चलते हैं। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को इन्फोर्स कब किया गया, दो डेट्स को याद रखनी पड़ेगी इस टॉपिक में, 26 नवंबर 1949 और 26 जनवरी 1950। नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का टाइम चल रहा था 1920 के तरफ। अ, लगभग 1920 के टाइम से जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी ना, वो सेल्फ रूल की डिमांड कर रही थी। सेल्फ रूल अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ब्रिटिश मोनार्की, ये सेंटेंस नहीं दिया हुआ है। गांधी जी और लीडर्स बोल रहे थे कि हमको सेल्फ रूल दो, सेल्फ रूल दो, हमको खुद राज करना है। 1929 के समय पर, यानी 1928 के एंड और 1929 के शुरुआत में बहुत सारे लीडर्स को ये बोलने लगे कि, और जवाहरलाल नेहरू स्वयं ने स्टेटमेंट दिया कि ये ब्रिटेन हमें सेल्फ रूल दे नहीं रहा है और ना कभी देगा हमें सेल्फ रूल। जवाहरलाल नेहरू ने कहा तब हमें पूर्ण स्वराज की तरफ जाना चाहिए, क्योंकि अब सेल्फ रूल तो दे नहीं रहा है, ना आगे चल के देगा। तो अब हमको स्वराज की तरफ चलना चाहिए, पूर्ण स्वराज की तरफ चलना चाहिए। अब गांधी जी ने बोला कि हम ब्रिटिश गवर्नमेंट को 1 साल का समय देते हैं, अगर 1 साल तक हमको सेल्फ रूल नहीं देगा ना, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट तो क्या करेंगे।
उखाड़ देंगे और क्या। उसके बाद हम सेल्फ रूल ना माने तो पूर्ण स्वराज मानेंगे। ठीक है, 1 साल का समय दे रहे हैं तुमको, नहीं दोगे तो पूर्ण स्वराज मान लेंगे। उसके बाद हमारा मोटो क्या था, पूर्ण स्वराज कंप्लीट इंडिपेंडेंस। ये बातचीत हो रही थी 1928-29 में। हुआ ये कि दिसंबर 1929 में लाहौर में एक सेशन हुआ, उसका नाम था लाहौर सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और इसमें यह बोला गया कि ब्रिटिशर्स ने हमारी सेल्फ रूल की बात को नहीं माना है। 1 साल का समय बीत चुका है, ब्रिटिशर्स हमारे लिए कुछ कर नहीं रहे हैं। अब हम अपनी आज़ादी खुद उस उनसे लेंगे और हम पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर करते हैं। ये पूर्ण स्वराज को डिक्लेयर करने का समय कौन सा तय हुआ था, दिन कौन सा तय हुआ था? दिन हुआ था 26 जनवरी 1930 को तय हुआ था पूर्ण स्वराज के लिए। 26 जनवरी 1930 को पहली बार फ्री इंडिया का झंडा लहराया गया। और झंडा कौन लहराया? जवाहरलाल नेहरू ने रवि रिवर के तट पर, रवि नदी के तट पर इस झंडे को लहराया गया 26 जनवरी 1930 को। 26 जनवरी को जब ये सब काम हुआ तो 26 जनवरी को इम्पोर्टेंट डेट मानने जाने लगा उस टाइम में कि 26 जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। तो उस समय इंडियन नेशनल के जो लीडर्स थे बोलते थे कि अब जब भी आज़ादी मिलेगा ना तो हम लोग 26 जनवरी को आज़ादी का दिन मान लेंगे, आज़ादी का दिन रख देंगे 26 जनवरी। लेकिन क्या था कि अब तो 26 जनवरी तक का इंतजार किया नहीं जा सकता था। जब आज़ादी मिली तो 26 जनवरी तक इंतजार नहीं किया जा सकता था, क्योंकि 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली है। अब 1947 में तो जनवरी निकल गया, अब 26 जनवरी 1948 तक कौन वेट करेगा? पहले जब आज़ादी मिल गई तो उतना दिन कौन वेट करेगा? वेस्ट कौन करेगा? वेट कौन करेगा और वेस्ट कौन करेगा? तो बोला गया कि 26 जनवरी 1950 को कुछ करना चाहिए भाई। इंपॉर्टेंट डेट मानते तो कुछ ना कुछ करना चाहिए। तो जब कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन जो फोर्स में लाने वाला था, जो फोर्स इन फोर्स आपको पता ही है कि जब कंप्लीट कॉन्स्टिट्यूशन को जो फोर्स में लाने की जो बातें हैं वो हमारी 26 जनवरी 1950 को इनेक्ट हुआ। जो डेट है वो 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, सही तरह से इम्प्लीमेंट हुआ 26 जनवरी 1950 को। तो उस समय सिटीजनशिप्स का मुद्दा इम्पोर्टेंट था, इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो रिफ्यूजीज इतने भर भर के रिफ्यूजीज पाकिस्तान से इंडिया आ गए। सिटीजनशिप का मुद्दा उठा दिया सब। इलेक्शन कैसे होगा लोकसभा राज्यसभा में, इसका मुद्दा उठा दिया सब। प्रोविंशियल पार्लियामेंट में कौन कौन रहेगा, इसका मुद्दा उठा दिया सब। तीन तीन मुद्दे उठा दिए, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ने इनको 26 नवंबर को लागू कर दिए गए। जो भी बचे कुछ प्रोविजंस थे ना, तो जो 26 जनवरी 1949 को जो कॉन्स्टिट्यूशन में सिग्नेचर के बाद बचे कुछ थे वो 26 नवंबर 1950 को लागू कर दिए गए। तो इसलिए रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950 को मनाया जाता है। और गवर्नमेंट ऑफ बात रही कि भाई अब आज़ादी जब मिल गई तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 को हटा देना चाहिए क्या? क्या संविधान लागू होने के बाद ये दोनों जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 इसको हटा देना चाहिए, एबोलिश कर देना चाहिए, डिसॉल्व कर देना चाहिए? तो नहीं, जब कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो बोला गया कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1945 रहेगा। क्यों रहेगा भाई? इसका मतलब ये जो थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, इनका कोई प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के साथ वायोलेशन में आया या कॉन्ट्रडिक्शन में आया तो इन दोनों में से किसी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को चेंज किया या मॉडिफाई करने की कोशिश किया या सप्लीमेंट किया तो उस हद तक इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को मान्य नहीं माना जाएगा। ध्यान से सुनो, इनका इनका से मतलब है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 और इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का कोई प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के साथ वायोलेशन में आया या कॉन्ट्रडिक्शन में आया, इन दोनों में से किसी ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस को चेंज किया, मॉडिफाई किया, सप्लीमेंट किया तो उस हद तक इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को मान्य नहीं माना जाएगा। तो मान्य कब माना जाएगा? लेकिन जब तक इन दोनों के प्रोविजंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के साथ क्लैश नहीं होंगे तब तक हम इनको मान्य मान लेंगे, यानी मान्य माना जाएगा, इनकी बातों को रखी जाएगी। उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। और लास्ट के कुछ कुछ टॉपिक्स बचे हुए हैं उनको, जो हमारे फोर्थ जो पार्ट आ रही है
2 पार्ट पहले हो चुकी, ये आज के सेशन की 3rd वीडियो है। इस 3rd पार्ट है और ये जो 4th पार्ट है, ये इसमें 4th पार्ट में आपका मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पूरी तरह से धुआं-धुआं उड़ा देंगे। चलिए तब तक के लिए बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।